तो आइए बच्चों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक क्लास हम लोग का इसमें हो गया है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेपोलियन के जीवन का, नेपोलियन के जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी, सारे व्यवस्था को हम बता चुके हैं। और नेपोलियन के बाद में यूरोप में मेटरनिक युग की शुरुआत कैसे हुई, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और मेटरनिक ने क्या क्या किया, इसके बारे में सारे डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी इसमें हम जान लेते हैं कि मेटरनिक युग है क्या, मेटरनिक युग की शुरुआत किसने हुई, मेटरनिक युग की शुरुआत किसने की। ध्यान समझिएगा, मेटरनिक युग की शुरुआत मेटरनिक ने ही की थी। ध्यान समझिएगा, मेटरनिक का जो पूरा नाम था, मैं थोड़ा सा केवल मेटरनिक के बारे में हम जीवनी पढ़ेंगे। हालांकि आप लोग को किताब में तो पूरा जीवनी नहीं दिया, लेकिन थोड़े से हम जानेंगे उसके बारे में, तभी हमें पढ़ने में आनंद आएगा। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे कि कौन था, कहाँ से आया था, किस लिए किया था, तभी ना हमें आनंद आएगा। इसके बारे में जब इसका नाम आएगा तो हमें याद है कि ऐसा था, इसलिए किया था, याद आएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे और तब उसके बाद हम सिलेबस में जो है उसे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए। मेटरनिक का पूरा नाम था प्रिंस कैलमेस विंजल वॉन मेटरनिक। ठीक है, पूरा नाम इसका था। ठीक है, केवल मेटरनिक के नाम से ज़्यादा फेमस था, इसलिए मेटरनिक हम ही बोलेंगे इसे। इसका जन्म 1773 में हुआ था। मेटरनिक का जन्म कब हुआ था? मेटरनिक का जन्म 1773 में हुआ था। कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया के कालवेज नगर में, ऑस्ट्रेलिया के कालवेज नगर में, याद रखिएगा। इसका जन्म 1773 में ऑस्ट्रेलिया के कालवेज नगर में हुआ था। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के कालवेज नगर में हुआ था। इसका जो खानदान था ना, कुलीन वर्ग का था, धनी वर्ग का था। ध्यान रखिएगा, मेटरनिक का खानदान धनी वर्ग था, कुलीन वर्ग था। ठीक है, कुलीन वर्ग का था। निम्न, उस समय दो वर्ग थे, आपको बताए थे वहाँ पर, कुलीन वर्ग एक, ये निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग की शुरुआत बाद में हुई, इसका भी चर्चा हम किए थे। मध्यम वर्ग की शुरुआत बाद में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। क्रांतिकारी की जो भावना थी उसे ध्यान समझिएगा। खानदान क्या था? कुलीन वर्ग था। खानदान क्या था इसका? कुलीन वर्ग था, धनी वर्ग का था। और क्रांतिकारी की भावना की यह घोर विरोधी था, मतलब ये क्रांति नहीं चाहता था। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्रांति नहीं चाहता था। कौन? ये मेटरनिक क्रांति नहीं चाहता था, क्रांति का घोर विरोधी था। क्रांति से इसे नफरत थी, ऐसे याद रखिए। ठीक है, इनके पिता थे, पिता का नाम आप लोग याद रखिएगा। पिता का नाम से मतलब नहीं है, लेकिन लिख दिए हम, फ्रांस जॉर्ज कॉन्ट मेटरनिक, याद रखिएगा। इसका पिता कौन थे? फ्रांस जॉर्ज कॉन्ट मेटरनिक इनके पिता थे। ठीक है, पिता जो थे पवित्र रोमन साम्राज्य के, पिता कौन थे? पवित्र रोमन साम्राज्य के उच्च अधिकारी और जर्मन के जागीर थे। याद रखिएगा, इनके पिता पवित्र रोमन साम्राज्य के उच्च अधिकारी थे। ठीक है, और जर्मन के घोर विरोधी थे, जर्मन का जागीर थे। सॉरी यहाँ पर गलत हम बोल दिए, जर्मन का जागीरदार थे। ठीक है, याद रखिएगा। राइन नदी के किनारे, यहाँ पर इनके पिता के राइन नदी के किनारे पश्चिमी जर्मनी में इनके पिता के एक बड़ी जागीर था। एक बड़ा सा, मतलब जागीर का अर्थ आप समझ लेना, बड़ा सा एक संपत्ति इनका था। ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिमी जर्मनी में पिता के इनका एक बड़ा सा संपत्ति था, जिस पर नेपोलियन आपको पता होगा, पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं कि नेपोलियन क्या किया था कि पूरे फ्रांस पर अपना दबदबा संभाल लिया था। फ्रांस के लिए तो अच्छा काम किया था, लेकिन फ्रांस के अलावा ये अन्य देशों पर अपना माने कर टैक्स के रूप में अपना दबदबा बनाया हुआ था। उपनिवेश की तरह हम समझ सकते हैं कि उपनिवेश की तरह बनाया हुआ था। ठीक है, जिस पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया था। किस चीज़ पर? ये बड़ा सा जो जागीर था ना, इस जागीर पर नेपोलियन का अधिकार हो गया था। कि ये जागीर किसका था? तो मेटरनिक था, उनके पिता का था, यानी मेटरनिक का होता आगे चलकर, तो उस पर ये क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। और ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि मेटरनिक के अंदर ये क्रांति के विरोध भावना कैसे जाएगी, यहाँ पर हम लिखे नहीं है उसे, आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्हें जब वो छोटे थे मेटरनिक, तो उन्हें स्कूली शिक्षा में उनके टीचर के द्वारा ये नेपोलियन के बारे में पढ़ाया जाता था और बताया जाता है कि कैसे नेपोलियन आकर हमारे यहाँ पर कुलीन वर्गों के ऊपर दबदबा। नेपोलियन के ध्यान दीजिएगा, उसका नीति क्या था? नेपोलियन जो था ना, कुलीन वर्ग का विरोधी था। वह सबको एक बराबर चाहता था, सबको एक बराबर देखना चाहता था, उसके अंदर था। ठीक है, खासकर अपने देश में, फ्रांस में। ठीक है, तो वह क्या करता था कि जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है,
इन संपत्ति को वह उनसे ले लिया करता था, इन संपत्ति को वह ले लिया करता था, उसे लेकर गरीबों में बांट दिया करता था। जैसे मान लीजिए कोई ज़मींदार के पास में 50 बीघा ज़मीन है, तो उस ज़मीन को लेकर उसमें से 10 बीघा या 5 बीघा उसको दे दिया ज़मींदार को, बाकी 40 बीघा ज़मीन या 45 बीघा ज़मीन को लेकर वह जो निम्न वर्ग के लोग थे उनमें बांट दिया करता था, बराबर बराबर दे दिया करता था सबको, ताकि सब एक आपस में बराबर हो। तो इसी तरह ये जो मेटरनिक था तो ये कुलीन वर्ग था, ठीक है। तो इसी कारण इसका भी जो संपत्ति था, जागीर वगैरह सारी चीज़ पर कब्जा कर लिया था कौन? नेपोलियन, ठीक है। तो इसका जो इतिहास था ना, इनके जो बचपन में ये छोटे थे मेटरनिक, तो इनको इनके स्कूल में शिक्षकों के द्वारा सुनाया जाता था कि कैसे नेपोलियन आकर हमारे देश में भी, यानी ऑस्ट्रिया में भी, ऑस्ट्रिया का था कौन? नेपोलियन कहाँ से आता? ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया में इसका जन्म हुआ था, लिखा है यहाँ पर ऑस्ट्रिया का काल्वेज नगर में। तो यहाँ पर कैसे बताते तो वहाँ के शिक्षक यहाँ पर मेटरनिक यानी नेपोलियन का राज चलता है, नेपोलियन आकर यहाँ के जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे उनका अधिकार, उनका धन संपत्ति को छीन लिया है, यहाँ पर उसका दबदबा है, राज चलता था। उसी समय से वहाँ पर ये बताए थे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, यानी गणतंत्र राजतंत्र की शुरुआत। हम शिक्षक जो थे ना, इनको समझाया करते थे कि गणतंत्र की शुरुआत कैसे हुई थी, राजतंत्र की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसकी शुरुआत फ्रांस में क्रांति के दौरान हुई थी, यानी फ्रांस के राजा लुई 16वां थे। लुई 16वां के बाद वहाँ पर क्रांति की गई और वहाँ से क्रांति के बाद में गणतंत्र और गणतंत्र और प्रजातंत्र की प्रथा उभर कर आई और जिसे नेपोलियन ने आगे प्रतिपादन किया, उसका प्रसार किया, ठीक है। यह व्यवस्था वो अच्छी तरह से मैंने वहाँ के जो टीचर थे मेटरनिक को पढ़ाया करते थे और बाद में नेपोलियन ने धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में भी अपना कब्जा जमाने लगा। तो इसी के कारण जो मेटरनिक थे वो क्रांति के घोर विरोधी हो गए थे। क्रांति के ही केवल नहीं, नेपोलियन का भी सबसे बड़ा शत्रु बन गए थे। कौन? मेटरनिक। यानी बचपन से ही, उसी समय से इनके अंदर क्रांति की भावना आ गई थी। मैंने एक क्रांति, वो चाहते थे कि क्रांति नहीं होने दे, क्रांति को समय इसके विरुद्ध हम काम करेंगे, ऐसी भावना उनके अंदर में आ गई थी बचपन से ही, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जब इनकी शिक्षा खत्म हुई, स्कूली शिक्षा समाप्त हुई, तो 1795 में, नाम याद रखिएगा, हम इसे फिल्टर करते हैं अभी कुछ देर के बाद में, 1795 में इनका विवाह करा दिया गया ऑस्ट्रेलिया के चांसलर प्रिंस कार्लिटस की पुत्री से। उस समय जब ये बड़े हुए, इनकी शिक्षा समाप्त हुई, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन से? चांसलर का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। चांसलर का अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे प्रिंस कार्लिटस, जिनकी एक पुत्री थी। तो उनसे इनका विवाह करा दिया गया 1795 में, ठीक है। और विवाह हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की पुत्री से जब ये विवाह किए, तो उस समय के बाद ये राजनीतिक और सामाजिकता में आगे बढ़े और इन्हें काफ़ी प्रतिष्ठा और वृद्धि मिली। लोगों सम्मान किए। प्रधानमंत्री के, मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्रधानमंत्री के ही दामाद थे, तो इस कारण से इन्हें राजनीतिक में भी सहूलियत मिली, सामाजिक व्यवस्था में भी सहूलियत मिली, ठीक है। प्रतिष्ठा मिली, इनको भी इज्जत सम्मान मिलने लगा, ठीक है। केवल क्यों? ये वहाँ के प्रधानमंत्री के दामाद हैं, इसके कारण, ठीक है। और ये 1795 में इनके विवाह हुआ, ठीक है। और 1801 में, याद रखिएगा, फिल्टर हम आप करते हैं यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। जन्म हुआ 1773 में। जन्म कब हुआ? 1773 में जन्म हुआ, ठीक है। और 1795 में इनका विवाह हुआ। यह जन्म हो गया, 1795 में विवाह हुआ, ठीक है। और विवाह के बाद में 1801 में इन्हें राजदूत का पद मिला। 1801 में राजदूत का पद मिला। राजदूत बनकर रहे अलग अलग देशों के। 1801 से 1806 तक ये अलग अलग देशों के राजदूत बनकर काम करते रहे, 1806 तक, ठीक है। और 1806 के बाद 1809 में ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री बने, चांसलर बने, याद रखिए। 1809 में ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बना कौन? मेटरनिक। 1809 में। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे क्रिएट कर सकता है एग्जाम में कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कब बना था? 1809 में, ठीक है। विवाह तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि चांसलर कब बना था? 1809 में। 1809 में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बना और 1848 तक कार्य किया। इसकी कार्य की हम चर्चा करेंगे आगे अभी चर्चा करेंगे इसके कार्य की, कि कैसे कैसे ये कार्य किया, कैसा यह चाहता था। ध्यान दे, शॉर्ट में भी बता देते हैं आपको कि यह चाहता था कि जो
गणतंत्रीय व्यवस्था है, जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, ये लागू ना हो, इसे हटा दिया जाए। फ्रांस की क्रांति के घोर विरोधी था। फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी? वहाँ की जो राजा लुई 16वां थे उनके खिलाफ किया गया था। वहाँ पर राजतंत्र हटाकर प्रजातंत्र या गणतंत्र को स्थापित करना था, तो उसका विरोधी था। यह चाहता था कि इन चीज़ों को हटाकर पुनः जो व्यवस्था थी, राजकीय व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था, उसे लगाया जाए। इसका उद्देश्य यही था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम इसकी चर्चा करते हैं अभी। और इसके अलावा यह चाहता था वहाँ पर कि हमारे जो इसका मानना था कि जो निरंकुश राजतंत्र होते हैं वह ईश्वर का प्रतिरूप होते हैं। ये निरंकुश राजा को ईश्वर का प्रतिरूप मानता था। कौन? मेटरनिक। निरंकुश राजा, निरंकुश राजा का अर्थ हुआ जो जनता के ऊपर अपना मर्जी चलाए, अपना मर्जी का मालिक हो उसे। ठीक है, मैंने अपने अनुसार, उसके लिए प्रजा के नियम कानून कोई मायने नहीं रखता है, डायरेक्ट अपने कानून से हर काम करे, उसे निरंकुश राजा कहते हैं। ठीक है, 1800 क्रांति 1848 तक ये कहाँ रहा? वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का चांसलर रहा। अभी और भी आगे ऑस्ट्रेलिया का चांसलर प्रधानमंत्री बना रहा था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस में जब ये फ्रांस पर कब्जा किया ना, फ्रांस में कब्जा के बाद में फ्रांस पर जब यह पुनः व्यवस्था को स्थापित किया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि पहले से लोग गणतंत्र और राजतंत्र गणतंत्र प्रजातंत्र अच्छे से समझ चुके थे, जिसके कारण बहुत दिन तक इसकी व्यवस्था नहीं चली। और 1830 की क्रांति, तो आपको आगे पढ़ाएंगे इसे, तो बहुत दिन तक व्यवस्था नहीं चली और वहाँ के लोगों में पुनः राष्ट्रवाद की भावना पनपी। और पुनः राष्ट्रवाद की भावना पनपने के बाद यह भावना यूरोप के आसपास के देश जैसे इटली हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, इन सब देशों में भी पनपी। और वहाँ पर सामाजिकीय व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था जो थी, राजनीतिक व्यवस्था को हटाकर इन सब चीज़ों का विकास हुआ, संघ बनने लगा। और इसे ऑस्ट्रिया में ही वियना में ही से मेटरनी को घेर लिया गया, इसके राजमहल में ही घेर लिया गया। वहाँ से यह सबको धोखा देकर वहाँ से गुप्त अवस्था में, गुप्त रूप में, यानी मतलब गुप्त अवस्था का मतलब हम कहें कि लुका छिपा कर, ठीक है, वहाँ से यह भाग निकला। कहाँ से? वियना से भाग कर पगलेटा हुआ कहाँ पहुँच गया? इंग्लैंड में पहुँचा। ध्यान दीजिएगा, आजकल हमारे यहाँ कोई भी कांड करता है तो विदेश भाग जाता है। तो उसी तरह ध्यान समझिएगा, ये जब कुछ भी यूरोप में जब ये लोग कुछ भी करते थे ना, तो भाग जाते। कहाँ भाग जाते? इंग्लैंड भाग जाते थे, क्योंकि उस समय इंग्लैंड भी मतलब मजबूत देश था, इंग्लैंड का भी शासन व्यवस्था मजबूत थी, इसलिए कुछ भी करके इंग्लैंड में भाग जाते थे। तो ये भी 1847 में गुप्त अवस्था में कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया, जिसके बाद में इसका यहाँ से मतलब इस एक तरह से इसके जो शासन व्यवस्था थी इसे नष्ट कर दिया गया, पुनः राष्ट्रवाद की शुरुआत की गई। ठीक है, इसके अलावा अभी और भी इसमें हम पढ़ेंगे। अभी मेन तो इसमें इटली का एकीकरण, जैसे इटली को कई खंडों में बांट दिया था ताकि वे आपस में एक साथ न रहे, जिससे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपे। अभी आगे हम इसे पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम अभी और भी पढ़ेंगे इसमें कि इटली के एकीकरण भी बहुत सारे इसमें और भी राज करने वाले इंग्लैंड के लिए भी आएंगे, तो उसके हम आगे समझेंगे। ठीक है, और कुछ समय के बाद यह पुनः वापस आया। कहाँ पर? वियना। कुछ समय के बाद, कुछ काल के बाद में वापस आया। और कुछ काल के बाद वापस आने के 1859 में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? वियना में। याद रखिएगा, ये इंग्लैंड में नहीं मरा था, वहाँ से वापस आ गया था और वापस आकर वियना में रह रहा था आम नागरिक की तरह, और 1859 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार माना जाए, यह कहता था कि ये सबसे पहले तो एक क्रांति के और नेपोलियन के परम शत्रु था, मतलब कहा जाए सबसे बड़ा शत्रु था। किसका? नेपोलियन के। यह कहता था कि क्रांति भीषण संक्रामक रोग की तरह है, क्रांति नहीं होनी चाहिए। इसका मानना था क्रांति नहीं होनी चाहिए, यह भीषण संक्रामक रोग की तरह है। निरंकुश जो राजा हैं वह ईश्वर के रूप है, उनके नियम के अनुसार ही चलना चाहिए, इसका मुख्य विश्वास था। ठीक है, हो गया हमें। अब आगे हम देखते हैं। तो नेपोलियन के पतन के बाद में यूरोप के विजयी और शक्तिशाली शक्तियाँ का जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थापित कर दी गई। यानी यूरोप के पतन के बाद नेपोलियन के पतन के बाद जो वहाँ की ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, उसे वियना को बनाया गया। किसको? वियना को बनाया गया। कब? 1815 में। याद रखिएगा, यानी कि जब मेटरनी की शुरुआत हुई तो वियना राजधानी कब स्थापित किया गया था? 1815 में वियना में स्थापित किया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? इस राजधानी को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो इस राजधानी को स्थापित करने का उद्देश्य था यूरोप में पुनः पहली व्यवस्था को लाना।
यूरोप के अंदर पुनः पहली व्यवस्था मतलब क्या, जो हमारे नेपोलियन, जब वहाँ का राजा नेपोलियन बना तो नेपोलियन क्या किया था, वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न किया था। और वहाँ पहले से राष्ट्रवाद की भावना आ चुका था, गणतंत्र स्वतंत्र के निर्माण हो चुका था फ्रांस में। लेकिन जब नेपोलियन वहाँ का राजा माने हटा वहाँ से, जब नेपोलियन वहाँ से अपना राज्य को छोड़ा, उसके बाद जब वहाँ पर वियना समझौता किया गया, यानी वहाँ पर मेटरनिक वहाँ का राजा बना, तो यूरोप में वही पहली जो व्यवस्था है, नेपोलियन से पहले जो वहाँ की व्यवस्था थी, राजतंत्र, गुलाम जैसे ही राजतंत्र, गुलामी जैसा राजतंत्र की व्यवस्था, उसी व्यवस्था को लाने का प्रयास था वियना समझौता, यानी कि वियना समझौता किया गया था। समझ में आ रहा है? वियना समझौता भी आगे समझा रहे हैं आपको। यानी कि इनका उद्देश्य क्या था, तो यूरोप में पुनः पहली जो व्यवस्था थी, राजकीय व्यवस्था, राजतंत्र के जो नाम स्वतंत्र, जिसमें स्वतंत्र और गणतंत्र के नाम चर्चा नहीं था, उसे लाना था। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन के बारे में समझ लेते हैं। वियना सम्मेलन को 1815 में कराया गया था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक प्रमुख थे। वियना सम्मेलन के प्रतिपादन करने वाले मेटरनिक थे, याद रखिएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। चांसलर का अर्थ क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री मेटरनिक था। ठीक है, तो इसने क्या किया था? वियना समझौता किया था, जिसमें सम्मिलित हुए थे ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। ये 4 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। सारे देश यहाँ पर आए थे किस रूप में? तो मेजबानी के रूप में। मेजबानी का अर्थ होता है रिश्तेदार या संगे संबंधी, ऐसे हम कह सकते हैं, या जो रिश्तेदारी के रूप में किया जाता है, मेहमान नवाजी, उसी को हम मेजबानी बोलते हैं। ठीक है, तो मेजबानी का याद रखिएगा, मेजबानी, तो मेजबानी के रूप में किया गया था इसे वियना समझौता को, जिसमें मेहमान लोग को मेहमान नवाजी हम बोल सकते हैं, मेहमान नवाजी के रूप में। ठीक है, तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, 4 इसे याद रखिएगा, इसमें सम्मिलित हुए थे वियना समझौता में। कब किया गया था? 1815 में। इसके प्रमुख कौन थे? इसके शुरुआत करने वाले मेटरनिक थे। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे ये, तो ये आपको पीछे बता चुका है, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, याद रखिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इस वियना सम्मेलन को करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान समझिएगा। इसको करने का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शांति को स्थापित करना। ये इसका करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि यूरोप में शांति स्थापित किया जाए, शांति लाया जाए। क्योंकि नेपोलियन के समय क्या किया गया था कि नेपोलियन के जो व्यवस्था थी, नेपोलियन ने इसे उथल पुथल कर दिया था पूरे यूरोप को। पहले आपको पिछले क्लास में बता चुके थे कि नेपोलियन क्या किया था कि अपने फ्रांस के लिए हर व्यवस्था को करता था, लेकिन ये फ्रांस के अलावा जितने भी आसपास के देश थे, उनमें इन गणतंत्र राजतंत्र के नाम पर उन देशों में अपना मतलब दबदबा बनाया था। ऐसा किया जाए कि उन देशों में अपना राज किया करता था, उनसे काफ़ी मात्रा में टैक्स के रूप में धन वसूला करता था। बहुत नेपोलियन वहाँ पर हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इन यूरोप में शांति को स्थापित करना और नेपोलियन के युद्ध को ने समाप्त कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, जिससे नेपोलियन ने के युद्ध माना, उस समय माना गया था कि नेपोलियन जो यहाँ पर था, तो नेपोलियन के युद्ध के समय जिससे जो शांति समाप्त हो गई थी, उसी शांति को लाने के लिए वियना समझौता किया गया। तो उस समय तो वहाँ के जो लोग थे वो तो सहमत थे इससे कि ठीक है भाई, चलिए उसको शांति होगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे शांति लिया जाएगा। लेकिन ये आगे चलकर एक नए रूप ले लेगा, यह कि वहाँ की जनता को नहीं पता था कि केवल वियना समझौता ही नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे ऊपर राज करने का एक नया पैतरा अपनाया जा रहा है। ठीक है, वियना समझौता के अंतर्गत मेटरनिक का उद्देश्य क्या था? ध्यान समझिएगा, मेटरनिक क्या चाहता था? मेटरनिक के बारे में अभी आपको बताएं, मेटरनिक चाहता क्या था? तो मेटरनिक चाहता था गणतंत्र और प्रजातंत्र। जो गणतंत्र स्थापित किया गया था नेपोलियन के पहले, फ्रांस में जब पहली फ्रांस की क्रांति के बाद में जो गणतंत्र लाया गया था, मेटरनिक चाहता था कि उस गणतंत्र को हम समाप्त कर दें, प्रजातंत्र को समाप्त कर दें। यानी कि यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र पर विश्वास रखता था मेटरनिक, याद रखिएगा, निरंकुश राजतंत्र में मेटरनिक विश्वास रखता था। उसका मानना था कि निरंकुश राजतंत्र सबसे उच्च राजतंत्र है। ठीक है, इसके बारे में आपके आगे बताएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। फ्रांस
गणतंत्र और प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति से उभरी हुई थी। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में जब पहली बार क्रांति हुई थी, पहले वाले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रांस में जब पहली बार क्रांति हुई थी, लुई 16वां वहाँ के राजा थे, उनके खिलाफ पहली बार क्रांति हुई थी। पहली बार राष्ट्रवाद की भावना जो पनपी थी फ्रांस के अंदर, वहाँ के लोगों ने एकता और एक साथ मिलकर लुई 16वां के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसे फ्रांस के आंदोलन या फ्रांस के क्रांति हम के नाम से जानते हैं। और उस आंदोलन के बाद में वहाँ के राजा को हटाकर वहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था, प्रजातंत्र व्यवस्था लगाया गया था और बाद में चलकर आगे चलकर नेपोलियन वहाँ का राजा बना था। ठीक है, या इसे आप पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जो मेटरनिक था ये घोर विरोधी था, नेपोलियन का भी घोर विरोधी, नेपोलियन का घोर विरोधी था, बचपन से ही था, आपको बताया। ठीक है, मेटरनिक नेपोलियन का घोर विरोधी था। गणतंत्र प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति से उभरी हुई थी, जो फ्रांस की क्रांति के बाद में गणतंत्र प्रजातंत्र के बारे में जब जो लोग वहाँ के जान चुके थे, समझ चुके थे, उसे समाप्त कर अब पुनः जैसी व्यवस्था को लाना इसका उद्देश्य था। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मेटरनिक का उद्देश्य क्या था, चर्चा करिए। मेटरनिक का उद्देश्य लिखे तो हम कहेंगे कि मेटरनिक का यही उद्देश्य था कि जो फ्रांस की क्रांति के बाद में जो गणतंत्र प्रजातंत्र की जो भावना पनपी है लोगों के अंदर, इसे समाप्त कर दिया जाए, पुनः हटा दिया जाए और हटाकर पहले जैसी जो वहाँ की व्यवस्था थी, राजकीय व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था, उसे लाया जाए। इस चीज़ को हटाकर उसे लाया जाए, यह मेटरनिक का उद्देश्य था। मेटरनिक का सबसे बड़ा उद्देश्य था जो इसे लागू करना चाहता था। ठीक है, मेटरनिक का वियना समझौता याद रखिए, वियना सम्मेलन। मेटरनिक ने वियना सम्मेलन के माध्यम से या वियना सम्मेलन ध्यान दीजिएगा, अकेले नहीं किया था, इसमें ब्रिटेन के लोग, रूस के लोग, प्रसा के लोग, इतने देश सहमत हुए थे, साथ में मिलकर वियना समझौता किए थे। ठीक है, तो वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप ने नेपोलियन युग के समाप्त कर दिया। जो ध्यान समझिएगा, मेटरनिक जो था वियना समझौता किया, वियना समझौता के माध्यम से जो नेपोलियन का युग चला था, नेपोलियन युग, उसे समाप्त कर और मेटरनिक युग का शुरुआत किया। अपना नाम मेटरनिक युग से रखा गया। उस युग का हम क्या कहते हैं, मेटरनिक युग। यानी कि नेपोलियन के काल में, नेपोलियन के समय को हम नेपोलियन युग के नाम से जानते हैं और मेटरनिक के समय को हम मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह वियना समझौता के बाद में नेपोलियन युग को समाप्त कर मेटरनिक युग का प्रारंभ किया, मेटरनिक युग में चला। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए इसे कई भागों में विभाजित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, मेटरनिक जानता था कि अब ऐसे समझिए ना कि एक बार राष्ट्रवाद की भावना पनपे, पहले राष्ट्रवाद का नाम भी नहीं था, गणतंत्र का नाम भी नहीं था, लेकिन अब फ्रांस के लोग यूरोप के काफ़ी लोग इस व्यवस्था के बारे में जान चुके थे, खासकर फ्रांस के। ठीक है, कि गणतंत्र क्या होता है, कुछ लोग के दिमाग में यह बात बैठी गणतंत्र क्या होता है, क्योंकि कुछ समय वहाँ पर पहले से ही निरंकुश राजतंत्र चलता रहता, तो यहाँ पर उतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था बीच में कि गणतंत्र राज्य के, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर यहाँ पर गणतंत्र और प्रजातंत्र व्यवस्था लागू हो चुकी थी, जिसके नेपोलियन के पूरा समय उसी में बीता था। तो इसके कारण वहाँ पर यह दिक्कत उत्पन्न हुआ कि यह जानता था, मेटरनिक जो था ना, वो जानता था कि हम यहाँ पर सभी लोगों को एक साथ रखेंगे तो इसमें से किसी न किसी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी और इसी राष्ट्रवाद के कारण पुनः ये लोग आपस में एकत्र होंगे और एक साथ जुट होकर हमारे खिलाफ आंदोलन या फिर से क्रांति करने। मेटरनिक को क्रांति बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती थी, क्रांति का घोर विरोधी था मेटरनिक, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के कारण यह क्या किया कि वहाँ की इटली को बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में विभाजित करवा दिया। वहाँ पर ध्यान दीजिए, अलग अलग जाति धर्म इस सब के लोग रहते थे और ये जाति धर्म के आपस में लोग बातचीत कर लड़ते झगड़ते, जिससे काफ़ी मुश्किलों से मिलकर फ्रांस में काफ़ी मुश्किलों का सामना करके इसे एक किया गया था। लेकिन यह क्या किया, उसी चीज़ को लाभ उठाकर, फ़ायदा लेकर उन्हें अलग अलग भागों में खंडित कर दिया, तोड़ दिया, अलग अलग क्षेत्र बना दिया। ठीक है, जिसमें से हम यहाँ पर कुछ क्षेत्र की चर्चा की है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्षेत्र हमारा है सिसिली और नेपल्स। इटली को तोड़ा था, किसको, इटली को।
इटली का, अभी आगे चलेंगे तो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो इटली हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा, इटली का एकीकरण। इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। इटली को ध्यान दीजिएगा, इटली को तोड़ा था। ऑस्ट्रिया का तो क्यों, ऑस्ट्रिया का तो था ही, क्योंकि इसका पूरा खानदान ऑस्ट्रिया के, मतलब ऑस्ट्रिया के ही अंदर राज किए थे, ऑस्ट्रिया के ही सेवा में बिता दिए थे। और इसका भी जो जिससे राजा जिससे शादी हुई थी वो भी क्या थे, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और बाद में ये भी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बन गए, तो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो सिसिली, इसे ऑस्ट्रिया को क्या किया, इटली को क्या किया कि सिसिली और नेपल्स प्रदेश दो भाग में बांट, सॉरी यहाँ पर केवल दो भाग नहीं, इसके बहुत सारे खंड किया, जिसमें सिसिली और नेपल्स प्रदेश को बुर्बो वंश के सम्राट को, इनका जिनका नाम था फर्डिनेंट, याद रखिएगा, फर्डिनेंट को दे दिया ये दोनों क्षेत्र, क्या आप यहाँ पर राज कीजिए, ठीक है। ये जितने भी राजा को ये अपना, मतलब ये राज्य को दिया, ये सारे लोग इनका ही अधीन थे, मतलब किसके, मेटरनिक के ही अधीन थे ये सारे लोग, उसके ही मतलब कहने पर ही सारे काम किया करते थे, ठीक है। मानी ये कुछ राज्य को संभाल रहे थे, लेकिन इसका मुख्य मालिक कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक, ठीक है, याद रखिएगा। और रोम और उसके आसपास के जो छोटे मोटे राज्य थे, रोम और उसके आसपास के छोटे मोटे राज्य को पोप को दे दिया, ठीक है, कि आप यहाँ पर ही राज कीजिए, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया पर लोम्बार्डी और वेनियस, इन दोनों का शासन हो गया। ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया पर इन दोनों का लोम्बार्डी और वेनियस, ये दोनों शासन करने लगे, ठीक है। इसके अलावा परमा, इसे आप एक शॉर्ट नोट में तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत को हैवसवर्ग को दे दिया, ध्यान दीजिएगा। परमा, मोडेना और टस्कनी के जो प्रांत जिला थे, उन क्षेत्रों को क्या किया, ये हैवसवर्ग को दे दिया। लीजिए आप यहाँ पर राज कीजिए। जेनेवा और सार्डिनिया, इनको पिंड माउंट के राज्य में को दे दिया कि भाई आप इसे पिंड माउंट के राज्य में शामिल करिए, क्योंकि जानता था कि ये सारे लोग जब एकत्र हो जाएंगे, एक साथ रहेंगे, तो इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पुनः पनप जाएगी। इससे हम क्या करते हैं कि इसे इन लोगों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करते हैं, ताकि ये लोग आपस में मिलते जुलते न रहे, और इन लोगों पर अलग अलग राजाओं का प्रभाव रहे, ताकि अलग अलग नियम कानून में बंधे रहे, जिससे राष्ट्रवाद की, ये चाहता था कि राष्ट्रवाद की भावना न पनपे। इसके लिए वे काफ़ी मुश्किलें की, काफ़ी ज़्यादा मतलब तोड़ फोड़ ये सब किया कि ताकि इन लोगों के अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना गलती से भी ना आए, ठीक है। उसने जर्मनी में 39 रियासत का संघ बनाया, 39 रियासत बनाया था एक साथ में, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से, वहाँ के राजा तो अलग अलग थे, ठीक है, सारे का राजा अलग अलग बनाया गया था, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से इसका सबका मालिक, सबका अधिकार किसका था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। यह अप्रत्यक्ष रूप से सारे ऑस्ट्रिया के अंदर में आते थे। यहाँ पर ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनका इन पर अधिकार था मुख्य रूप से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मेटरनिक ने हर संभव प्रयास किया, हर एक प्रयास किया कि इन लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना न पनपे, हर संभव प्रयास किया ताकि यूरोपवासी के में राष्ट्रवाद की भावना न जाए, यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना न आए, इसके लिए वह हर एक संभव प्रयास किया, ठीक है। यह फ्रांस के पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित किया, और फ्रांस में जहाँ से राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी, जहाँ से गणतंत्र प्रजातंत्र की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर भी यह जाकर क्या किया कि पुरातन व्यवस्था को स्थापित कर दिया, ठीक है। पुरातन व्यवस्था को फ्रांस में भी यह स्थापित किया, वहाँ पर जहाँ से गणतंत्र की भावना पनपी थी वहाँ पर। लेकिन यह बहुत दिन तक नहीं चला, क्यों, क्योंकि जहाँ के लोग घी की रोटी जहाँ के लोग घी के साथ रोटी खा लिए हैं, वो उन्हें सूखी रोटियां दिया जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यह व्यवस्था बहुत दिन तक ले नहीं चली, और इसे वियना सम्मेलन के प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विजय हुआ, मतलब जब यह स्थापित हुआ तब माना गया कि वियना सम्मेलन जो हुआ था वह सफल हो गया, ठीक है। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी रूप साबित नहीं हुई, बहुत दिन तक नहीं चली, ठीक है। और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ, और जल्द ही पुनः फ्रांस ले राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। राष्ट्रवाद के बारे में लोग चर्चा किए, और राष्ट्रवाद के भावना के प्रसार के साथ साथ यूरोप के जितने भी और भी देश थे, सारे देश में इसका प्रचार होने लगा। अंदर
लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपी और लोग इनके खिलाफ क्रांति करने लगे और जिससे अंततः किसको, मेटरनिख को वियना छोड़कर, अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। वो छुप कर भागा था पगला, छुप कर, ठीक है। 1848 में भागा था, याद रखिएगा, 1848 में छुपकर इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। अब पुनः 1859 में पगलटवा वापस लौट के आया और वियना में मर गया आकर के रहा, ठीक है। वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए, ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर देखा कि ये सारे चीज़ डगमगा रहे हैं, तो यह क्या किया कि वहाँ पर वियना समझौता के तहत क्रांति के पूर्व व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वहाँ पर क्या किया, फ्रांस के राजा लुई 18वां को बना दिया गया। यो पगलेटे था लुई 18वां। इसको समझ में आना चाहिए कि हमारे जो दादा थे लुई 16वां, उनको यहाँ पर फांसी दे दी गई थी फ्रांस में। उनको यहाँ के लोग जनता पकड़कर उन्हें फांसी दे दी थी, उनको और उनके पत्नी को भी फांसी दे दिया गया था फ्रांस के अंतर में, क्योंकि वह एक निरंकुश राजा थे, जनता के ऊपर अपना दबदबा बनाया करते थे। लुई 16वां, वो बता चुके हैं पिछले क्लास में। लुई 18वां को यहाँ का राजा बना दे, भाई आपका ही, यहाँ पर देखिए बहुत अलग अलग तरीके से अपनाएगा, आपका ही ये राजा थे ना, आपके ही राजवंश है ना फ्रांस का, इसलिए आपका ही राज हुआ, इसलिए आपको यहाँ पर राजा बना दिया जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, राजा बना देता है। यहाँ के राजा लुई 18वां को बना दिया गया। और फिर फ्रांस में प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य में सामंजस्य स्थापित किया। ये पगड़ावा जो था लुई 18वां, यह फ्रांस के अंदर क्या किया, जो प्रतिक्रियावादी थे, जो सुधारवादी थे, जो प्रतिक्रियावादी, ये था प्रतिक्रियावादी मेटरनिख, और जो सुधारवादी थे, इनके दोनों के बीच में यह संबंध, दोनों के बीच में सामंजस्य यानी सामाजिक संबंध को स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है। ये जो था लुई 18वां, ये घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र याद रखिएगा, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करने का प्रयास करते हैं। लुई जो 18वां था, ये घोषणा पत्र जारी किया 2 जून 1814। याद रखिएगा, लुई 16वां के द्वारा घोषणा पत्र कब जारी किया गया था, तो 2 जून 1814 को, याद रखिएगा। एक घोषणा पत्र जारी किया था, कौन सा घोषणा पत्र, कि प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के बीच में सामंजस्य यानी कि बराबर मध्य मतलब बीच में सामंजस्य व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, ताकि इसे कुछ दिन तक रोका जा सके। इसके लिए घोषणा पत्र 2 जून 1814 को जारी किया था। इस डेट को याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना कर पूछ सकता है। और यह घोषणा पत्र 1848 तक चला था, ठीक है, 1848 तक चला था। इसके बीच में चार्ल्स 10वां यहाँ पर जो राजा बने थे शासनकाल में, इनके शासनकाल में इस पत्र में कुछ परिवर्तन लाया गया था, कुछ चीज़ों को सुधार किया गया था, जो काफ़ी मतलब जनता के हक में नहीं थे, उनको सुधारा गया था, ठीक है, चार्ल्स 10वां के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद 1848 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया फ्रांस के नियम कानून से, ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, जब चार्ल्स 10वां के शासनकाल में इसमें परिवर्तन लाया गया, तो इसका परिणाम 1830 के क्रांति के रूप में हम देख सकते हैं। 1830 की क्रांति की अवधारणा पनपी। 1830 की क्रांति के लिए अगला क्लास हमारा इंतजार कर रहा है। अगला क्लास में हम 1830 की क्रांति के विवरण से चर्चा करें, क्योंकि 1830 की क्रांति से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है, ठीक है, इसलिए उसे हम अगले क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। 1830 की क्रांति, यहाँ पर हम इतना तक पढ़े, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर हम आपको बताने का पुनः प्रयास करेंगे अगले क्लास में। इसे जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा, उसे हम अगले क्लास में, अगले जो हमारा वीडियो अपलोड होगा उसमें हम चर्चा कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी इस वीडियो से समझे होंगे।